नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बारे में आप काफी कुछ लगातार सुनते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, क्योंकि वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो लगातार सीख दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि अयोध्या के बाद कोई और आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे, कभी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर लोग, खासतौर से नेता इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके बयानों को कोई मानने को तैयार नहीं है। ना उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मानने को तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता मानने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर बात मैं दूसरी करने आया हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर आप हायरार्की देखें, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मुखिया होते हैं, सरसंघचालक मोहन भागवत, वो राष्ट्रपति की तरह होते हैं। मतलब जो मेन पावर उनके पास होती है, वो नहीं होती। और इसलिए आरएसएस के सर संघचालक लगातार प्रवास करते हैं, अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात कहते रहते हैं। लेकिन डे टू डे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करना हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियां तय करनी हो, बैठकें तय करनी हो, एजेंडा तय करना हो, वो दूसरे नंबर के नेता करते हैं, जिनको सर कार्यवाह कहा जाता है, यानी अगर राजनीति की शब्दावली में कहूं तो महासचिव कहा जाता है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मोहन भागवत के बाद दूसरे नंबर की जो भूमिका है, वो दत्तात्रेय होसवाले साहब संभाल रहे हैं। और आमतौर पर यह माना जाता है कि जो दूसरे नंबर के नेता होते हैं, वही आगे चलकर आरएसएस के मुखिया होते हैं। ये आमतौर पर माना जाता है, ये हर बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ साल पहले ही ये दूसरे नंबर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सबसे ताकतवर पोस्ट, हायरार्की के हिसाब से जरूर दूसरे नंबर का पद है, लेकिन सबसे ताकतवर पद यह कहते हुए छोड़ दे आधिकारिक रूप से कि स्वास्थ्य कारणों से मैं अब सक्रिय नहीं रह सकता, इसलिए मैं आरएसएस के इस सबसे ताकतवर पद को छोड़ता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है? असली खबर इसके बाद शुरू होती है। जो स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे ताकतवर पद को छोड़ देते हैं, वो कुछ सालों बाद एकदम से फिर से सामने आ जाते हैं और ऐसा बयान दे देते हैं, जो बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाडले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी कर देता है। विधानसभा के अंदर से लेकर विधानसभा के बाहर तक उन्हें सफाई देनी पड़ती है और फिर भी उनकी सफाई से उनके विरोधी संतुष्ट नहीं होते। विधानसभा में जोरदार हंगामा होता है और विधानसभा की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित तक करना पड़ जाता है। तो आप क्या सोचेंगे? वो बयान उन्होंने दिया, ये दिलवाया गया। कहीं इस बयान का मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजराती लॉबी को जो अल्टीमेटम दे दिया है, उससे तो जुड़ा हुआ नहीं है। ये तमाम चीजों के तार एक दूसरे से कैसे जुड़ते हुए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बता देता है कि वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण सालाना बैठक यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 21 मार्च से 3 दिवसीय बैठक है, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो तमाम 34 विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों के 1480 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में बुलाए गए हैं। और बतौर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक राजनीतिक संगठन है, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव को भी न्योता भेजा गया है। न्योता भेजा गया और उसके साथ-साथ एक संदेशा भी भेजा गया। मैंने कहा 34 संगठन है, आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में बैठक होगी। आरएसएस से जुड़े 34 विभिन्न संगठनों के 1480 प्रतिनिधि शामिल होंगे और ये जो 34 विभिन्न संगठन है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके राष्ट्रीय संगठन महासचिव शामिल होते हैं। न्योता जो भेजा जाता है, वो राष्ट्रीय संगठन महासचिव को भेजा जाता है, क्योंकि ये जितने संगठन हैं, उसमें जो राष्ट्रीय संगठन महासचिव वो होते हैं, जो आरएसएस से डेपुटेशन पर इन संस्थानों में
इन संस्थाओं में भेजे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव आज की तारीख में बीएल संतोष है, जो कि आरएसएस से डेपुटेशन पर भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए हैं। उनको न्योता भेज दिया गया, कह दिया गया कि आप भी आइए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लेकर आइए और हल्के से बोल दिया गया जरा नया चेहरा लाइए। उनका कार्यकाल तो कब का खत्म हो गया। यानी अल्टीमेटम दे दिया कि हम 21 मार्च से अपनी बैठक की शुरुआत करने जा रहे हैं। 20 मार्च तक कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं होगा और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर बेंगलुरु की बैठक में आइए और रिपोर्टिंग दीजिए कि पिछले 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या-क्या किया और अगले 1 सालों में भारतीय जनता पार्टी क्या-क्या करने जा रही है। और उसके बाद, उसके अगले दिन एक नया विवाद खड़ा हो जाता है और ये विवाद कौन खड़ा करते हैं? ये विवाद खड़ा करते हैं भैयाजी जोशी, सुरेश भैयाजी जोशी, जो मोहन भागवत की टीम में शुरुआती दौर में आरएसएस में दूसरे नंबर के ताकतवर पद पर बैठे हुए थे और ये दूसरे नंबर का जो पद हायरार्की के हिसाब से दूसरे नंबर का, लेकिन हकीकत में आरएसएस को वही चलाता है। तो यानी भैयाजी जोशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस पद को वर्षों तक संभालने के बाद छोड़ देते हैं स्वास्थ्य कारणों पर और अचानक वो सामने आते हैं। आरएसएस अल्टीमेटम देता है बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए और भैयाजी जोशी सामने आते हैं और एक ऐसा बयान वो दे देते हैं जिस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच जाता है। और जब मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच जाता है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, आरएसएस के लाडले हैं, मोहन भागवत के लाडले हैं और हकीकत में नितिन गडकरी के बाद देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से, नागपुर की धरती से आने वाले दूसरे ऐसे नेता हैं जिनके बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक लंबी प्लानिंग कर रखी है। नितिन गडकरी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, नितिन गडकरी तो दूसरी बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए क्योंकि कई तरह के षड्यंत्र उनके खिलाफ किए गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस इस देश के शीर्ष पद पर, सर्वोच्च पद पर बिठाना चाहता है। वही देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे से परेशान है, अपने कैबिनेट के मंत्री को उनको इस्तीफा तक उनसे दिलवाना पड़ गया, उसकी वजह से परेशान है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विपक्षी दल घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैयाजी जोशी इस तरह के राजनीतिक माहौल को नहीं समझ पाए, ये यकीन करना मेरे लिए आसान नहीं है और जो भी आरएसएस को जानता है वो ये मानता है कि संघ के नेताओं के मुंह से कोई भी बात अनावश्यक नहीं निकलती है। हर लाइन, हर पंक्ति पर घंटों तक मंथन करते हैं वो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस मुद्दे से बचकर निकल जाना है। और ऐसे में भैयाजी जोशी के जबान से जो बयान निकला, उस बयान ने ये बता दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संघ के अल्टीमेटम के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के अंदर अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया हो कि परेशान कीजिए संघ के लाडले को, ताकि उनको समझ आए कि ठहर जाइए, हमें अपनी मर्जी से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने दीजिए, अल्टीमेटम मत दीजिए। जिन नामों को हम आगे रख रहे हैं, जिनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उन नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगा दीजिए और ठीक है, फिर नया व्यक्ति जाएगा आपके अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भैयाजी जोशी ने बयान ऐसा क्या दे दिया जिसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और मैं बार-बार इनके साथ जोड़ रहा हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आरएसएस के लाडले देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। आपकी स्क्रीन पर मैं उनका बयान दिखा रहा हूं दोस्तों। आज तक की खबर है, मुंबई में मराठी नहीं गुजराती से भी चल जाएगा काम। भैयाजी जोशी के बयान पर भड़के शिवसेना, एनसीपी और नीचे उनका पूरा बयान दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक अहम बयान दिया है। मराठी के बारे में बात करते हुए भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने या यहाँ मराठी के बारे में बात करते हुए भैयाजी जोशी ने कहा, मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने या यहाँ रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। आरएसएस नेता के इस बयान पर शिवसेना और एनसीपी भड़क गई। भैयाजी जोशी ने कहा कि मुंबई में एक नहीं कई भाषाएं हैं, मुंबई के हर हिस्से की अपनी अलग अलग भाषा है। घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आपको मराठी सीखनी पड़े।
और उनके बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने सीधे-सीधे कह दिया कि आरएसएस के नेता के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर इसको लेकर हंगामा किया। देवेंद्र फडणवीस को खड़े होकर इस मसले पर विधानसभा के अंदर सफाई देनी पड़ी और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा, सीधे-सीधे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता के बयान को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आमतौर पर बहुत कम होता है और यही सवाल उठ रहा है कि क्या देवेंद्र फडणवीस के बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत को गुजराती लॉबी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है? और किन शब्दों के साथ देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस के वरिष्ठ नेता के बयान पर सफाई देनी पड़ी, आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं मैं। एबीपी न्यूज की खबर है और इसमें जब ये बवाल उठा तो आप देखिए कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने भैया जी जोशी का बयान नहीं सुना है, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा मराठी ही है, सबको मराठी आनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी ही चाहिए। भैया जी जोशी यह मत से सहमत होंगे। मैं फिर एक बार सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। यहाँ पर सभी भाषा का सम्मान किया जाता है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरों की भाषा का सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। यानी सीधे-सीधे देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता भैया जी जोशी के बयान को खारिज करना पड़ा, विवाद बढ़ा। तो ऐसा लगता है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने भी हस्तक्षेप किया होगा, अपने ही नेता को फटकार लगाई होगी। उसके बाद भैया जी जोशी की सफाई भी आ गई कि उनके बयान को गलत कोट किया गया। और मैं फिर यहां बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता एक-एक लाइन बोलने से पहले अच्छी तरह से सोचते हैं, विचार मंथन करते हैं। तो अगर भैया जी जोशी को यह कहना पड़ रहा है कि उनके बयान को गलत कोट किया गया, ठीकरा मीडिया पर फोड़ना पड़ रहा है और सफाई देने के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक एजेंसी को बुलाकर अपनी वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम घटनाक्रम के तार अगर जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस को परेशान क्यों किया गया। देवेंद्र फडणवीस को परेशान करने वाला यह बयान क्यों दिया गया और इस बयान की टाइमिंग को आप देखिए कि आरएसएस ने अल्टीमेटम दिया, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनिए और भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सीधे-सीधे पल्ला झाड़कर यह बता दिया कि उनका बयान उनका अपना बयान है और उन्होंने विधानसभा के पटल पर ऑन रिकॉर्ड अपनी बात कह दी। लेकिन इससे तस्वीर साफ हो जाती है कि बीजेपी के अंदर आरएसएस को लेकर बहुत अच्छा माहौल नहीं है और आरएसएस के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बनाए रखने की जो भावना है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। बार बार तारीख पर तारीख मिलने से असहज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल अपने आप एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बता दिया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक वो कब करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के आश्वासन पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले अपनी बैठक को कुछ दिनों के लिए टाला था और ये मैं बाकायदा तथ्यों के साथ बताऊंगा आपको। जून 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव होना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, नहीं करवाया गया, सदस्यता अभियान पर के नाम पर टाला गया, फिर कहा गया दिसंबर में अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर जनवरी की 2 डेडलाइन आई, फिर फरवरी की 2 डेडलाइन आई, फिर कहा गया कि होली से पहले चुन लिया जाएगा, फिर एक अंग्रेजी अखबार में कुछ खबर छपवाई जाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्याकुल हो जाता है, साफ-साफ कह देता है कि होली से पहले चुनिए। लेकिन ये भरोसा तो बीजेपी आला कमान ने ही उनको दिया था कि होली से पहले हम चुन लेंगे। जरा तारीख देखिए, इस बार जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है 21, 22, 23 मार्च को हो रही है, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रही है। इससे पहले 2024 में जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 15 से 17 मार्च के बीच यानी 15, 16, 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में हुई थी। उससे पहले अगर चले जाए 2023 में आरएसएस की यह महत्वपूर्ण बैठक 12, 13 और 14 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में हुई थी। और उससे पहले अगर आप चले जाए 2022 में यह बैठक 11, 12, 13 मार्च को
कर्णावती में हुई थी और इस बार इस बैठक को 21 मार्च से शुरू इसलिए किया गया, 21 मार्च से इसलिए रखा गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भरोसा दिया था कि होली से पहले पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लेगी। जब भाजपा ने खबरें छपवाकर ये कहना शुरू कर दिया कि 1 महीने का वक्त लगेगा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने बैठक की तारीख को लेकर प्रेस रिलीज जारी कर दिया, कल संदेशा भिजवा दिया। अब इससे देरी बर्दाश्त नहीं होगी और उसके बाद इस बयान का सामने आना, इस बयान को लेकर विवाद उठना, बाद में मोहन भागवत के हस्तक्षेप के बाद भैयाजी जोशी का इस बयान पर सफाई देना, ये तमाम चीजें ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच ऑल इज नॉट वेल। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।